नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक इम्पोर्टेंट वीडियो और ये हो जाता है दक्षिण भारत के इतिहास से। ये हमारी सीरीज चल रही है, ये एंशिएंट हिस्ट्री की, और इसमें आज का जो हमारा वीडियो है ये हो जाता है इसमें 6 नंबर का। इससे पहले इसकी जो है वो अपलोड कर दी गई हैं हमारे चैनल पर। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ पर आपको इससे पहले सभी क्लासें मिल जाएंगी। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो दक्षिण भारत के इतिहास से। और यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन हो जाता है हमारा दक्षिण भारत का इतिहास। और दक्षिण भारत के इतिहास में जो सबसे पहले देखा जाएगा वो देखा जाएगा संगम युग। संगम युग से क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए वो सब आपको पता चलेगा। तो चलिए देख लेते हैं। संगम का आशय है तमिल कवियों, विद्वानों, आचार्यों की परिषद, गोष्ठी, सम्मेलन से। ठीक, ये हो जाता है संगम का आशय। और इन्हीं सभाओं में रचित साहित्य संगम साहित्य कहलाता है। ठीक है, तो संगम का अर्थ आपने जान लिया। संगम का जो आशय है वो तमिल कवियों, विद्वानों और आचार्यों की एक परिषद, जिसको गोष्ठी कहा जाता है या फिर उसको सम्मेलन भी कह सकते हैं, उससे हो जाएगा संगम का आशय। ठीक, ये चीज़ आपने समझ लिया। और इन सभाओं में जो रचित साहित्य है उसको संगम साहित्य कहा जाता है। इसमें कुल 3 संगम आयोजित किए गए हैं। कितने संगम आयोजित किए गए हैं? कुल 3 आयोजित किए गए हैं संगम। और तीनों संगमों का जो आयोजन है वो पांड्य शासकों के संरक्षण में हुआ था। प्रथम और तृतीय संगम का आयोजन ये पांड्यों की राजधानी मदुरै में हुआ है। और द्वितीय जो संगम का जो आयोजन है ये हुआ है कपाटपुरम, जिसको अलवे, ठीक है, तो वहाँ पर ये आयोजित हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पहला और तीसरा जो है ये हो जाता है जो पांड्यों की राजधानी थी मदुरै, उसमें हो जाता है। और जो हमारा हो जाता है दूसरा वो कपाटपुरम में हो जाता है। इसके बाद प्रथम संगम के अध्यक्ष हो जाते हैं अगस्त ऋषि। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ से, इससे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। प्रथम संगम के जो अध्यक्ष हैं वो अगस्त ऋषि हो जाते हैं। प्रथम संगम को सर्वाधिक 89 पांडव राजाओं ने संरक्षण दिया है। ठीक है, तो 89 राजाओं ने संरक्षण दिया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, इसके अलावा अगला जो हमारा पॉइंट बनता है तो द्वितीय संगम का आयोजन अलवे या फिर कपाटपुरम में हुआ था। और प्रारंभ में इसके अध्यक्ष अगस्त ऋषि थे और बाद में हो जाते हैं तोलकाप्पियर। ठीक, पहले जब ये स्टार्ट हुआ तो इसके जो अध्यक्ष बने वो अगस्त ऋषि बने और बाद में जो इसके अध्यक्ष बने वो बन जाते हैं तोलकाप्पियर। द्वितीय संगम को 59 पांड्य शासकों ने संरक्षण दिया था, यानी 59 शासकों ने संरक्षण दिया था द्वितीय संगम को। और इस संगम में रचा गया जो एकमात्र ग्रंथ है वो है तोलकाप्पियम। तो तोलकाप्पियम ये आपकी परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, इनसे भी आपका क्वेश्चन बनता है। ये किसका ग्रंथ है? तो इस संगमकालीन ग्रंथ माना जाएगा। इस तमिल भाषा का प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, इसे तमिल भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। आपसे क्वेश्चन यहीं से पूछ ले कि जो तमिल भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ है, उसका नाम क्या है? तो वो हो जाता है तोलकाप्पियम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला हमारा यहाँ पर पॉइंट बनता है दक्षिण भारत के संगम से। तो ये हो जाता है सबसे पहले आपकी प्रथम संगीति, फिर द्वितीय संगम और एक आ जाता है तृतीय संगम। तो ये संगम है सारे। ठीक है, और यहाँ पर आपके केंद्र दिए गए हैं, फिर अध्यक्ष, फिर सदस्य और फिर ग्रंथ। तो सबसे पहले जो केंद्र रहा है प्रथम संगम का ये रहा है मदुरै। ठीक, और तृतीय संगम का भी मदुरै रहा है। द्वितीय की बात करते हैं तो द्वितीय में आ जाता है आपका कपाटपुरम। इनके अध्यक्षों की बात करेंगे तो पहले के अध्यक्ष हो जाते हैं अगस्त ऋषि, दूसरे के हो जाते हैं अगस्त और बाद में हो जाते हैं तोलकाप्पियर और तीसरे के हो जाते हैं आपके नक्कियर। ठीक है, ये हो जाते हैं इसके अध्यक्ष। सदस्यों की संख्या से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो प्रथम संगम में हो जाते हैं 589 सदस्यों की संख्या और 49 हो जाती है द्वितीय में और तृतीय में हो जाती है आपकी 49। ठीक है, तो बाकी दूसरे और तीसरे में आपके 49 है और पहले में आपके 549 है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद ग्रंथ की बात करेंगे तो जो उपलब्ध है, ठीक है, ये ग्रंथ इनका उपलब्ध हो जाएगा और तोलकाप्पियम हो जाएगा और ये हो जाता है यहाँ पर एतुत हो गए। 8 गीत हो जाएंगे जो तृतीय वाला है। पशु पत्तू पत्तू इसमें 10 गीत हो जाते हैं और एक हो जाता है परिपादल। ठीक, तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ लेनी है। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट बनता है वो बनता है यहाँ पर तृतीय संगम का जो आयोजन है वो उत्तरी मदुरै में हुआ था। पहला हो जाता है मदुरै में, दूसरा हो जाता है उत्तरी मदुरै में, तो इसको भी आप मदुरै ही
कह सकते हैं। तृतीय संगम के जो अध्यक्ष हैं वो नक्कीर हो जाते हैं, ये हमने आपको पहले ही बता दिया है। और तृतीय संगम को 49 पांड्य राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। संगम काल में 5 महाकाव्यों का उल्लेख मिलता है। इनमें कौन कौन से हो जाएंगे? तो सबसे पहले हो जाता है जो संगम काल में, इसमें हो जाता है शिल्पादिकारम, एक हो जाता है मणि मेखले, एक हो जाता है इसमें जीवक चिंतामणि, एक हो जाता है वलयपति और एक हो जाता है कुंतल केसी। ठीक, तो ये 5 महाकाव्य देखने को मिलेंगे आपके संगम काल में। पांचों के नाम आपको याद रखने हैं, संगम काल के महाकाव्य हो जाएंगे। इसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट बनता है ये बनता है दक्षिण भारत के राजवंश। ठीक, दक्षिण भारत के कौन कौन से राजवंश हो जाते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो चेर से भी बनते हैं आपके क्वेश्चन, चोल से भी बनते हैं, और भी दिखाएंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे चेल वंश के बारे में। तो संगम साहित्य में 3 प्रमुख राज्य चेर, चोल, पांड्य राजाओं के इतिहास की रूपरेखा दी गई है। तो ये हो जाती है जो संगम साहित्य, उसमें 3 प्रमुख राजाओं का जो है उल्लेख दिया गया है, उसमें रूपरेखा दी गई है। तो इसमें आपके चेर हो जाएंगे, चोल हो जाएंगे और पांड्य हो जाते हैं। चेर राज्य आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था। ठीक है, ये भी आपको पता होना, जो चेर है वो चेर राज्य जो है ये आधुनिक केरल में है, जो आज का केरल है उसमें हो जाता है चेर राज्य। संगम युग में प्रथम चेर शासक ये थे उदयनचेरल, ये हो जाते हैं प्रथम चेर शासक। ठीक, संगम काल में यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चेरों का जो राज चिन्ह है वो धनुष था, ये भी आपको पता होना चाहिए। चेरों का राज चिन्ह धनुष था। और चेर शासक सैनगुट वन ने पत्नी पूजा की प्रथा आरंभ कर दी थी। तो पत्नी पूजा की जो आरंभ किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? ये चेर शासक हो जाते हैं सैनगुट्टम, इनके द्वारा पत्नी पूजा का प्रारंभ किया गया था। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा अगला पॉइंट बनता है ये बनता है चोल वंश। तो चोल वंश से क्या इंपॉर्टेंट है? तो संगम साहित्य में उल्लेखित चोल शासकों में करिकाल प्रमुख था। क्या प्रमुख हो जाता है? करिकाल प्रमुख हो जाता है। और करिकाल को जले हुए पैरों वाला भी कहा जाता है। तो करिकाल किसको कहा जाता है? तो जले हुए पैरों वालों को करिकाल कहा जाता है। ठीक, और ये संगम साहित्य में उल्लेखित चोल शासकों में से करिकाल एक प्रमुख भी माना जाता है। कालांतर में विजयपाल ने 859 और 871 ईस्वी में पल्लव वंश के अवशेषों का चोल वंश की स्थापना की थी। तो ये की गई थी, विजयपाल ने की थी 859 ईस्वी में, 859 से 871 ईस्वी तक पल्लव वंश के अवशेषों पर चोल वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इस वंश की राजधानी तंजौर थी। ठीक है, तो राजधानी से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद विजयपाल ने तंजौर, जो आपका तंजावुर था, उस पर अधिकार करके नर केसरी की उपाधि धारण कर ली थी। तो नर केसरी, केसरी कहा जाता है सिंह को, और नर होता है आदमी। तो जो आपका हो जाएगा आदमी में, यानी कि शेर वाला आदमी, तो ये हो जाता है आपका, इसकी उपाधि वहाँ पर धारण कर ली थी। ठीक है, यानी अपने आप को जो है शेर बताना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो कौन हो जाते हैं? ये हो जाते हैं विजयपाल। चोलों का जो स्वतंत्र राज्य आदित्यवन ने स्थापित किया था। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्यवन के द्वारा स्थापित किया गया है। इसकी उपाधि कोदंड राम ने की थी। ठीक है, इसकी जो उपाधि है वो हो जाती है कोदंड राम। कोदंड राम उपाधि हो जाती है किसकी? आदित्य वन की। इसके अलावा परांतक वन, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र सेकंड, कुलोतुंग चोल वंश के प्रमुख राजा माने जाते हैं। तो इनके नाम आपको याद रखने, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। परांतक वन, राजराज वन, राजेंद्र टू और कुलोतुंग चोल वंश के प्रमुख राजा हो जाते हैं। राजराज वन ने श्रीलंका के, जो राजराज फर्स्ट है, उन्होंने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार करके नए प्रांत, इसका नाम था मुम्माडी चोल मंडलम, मुम्माडी चोल मंडलम की स्थापना की और इसकी राजधानी बनाई थी पोलन रुआ को। ठीक, तो ये आपको नाम भी यहाँ पर देख लेने हैं किस तरह से लिखे गए हैं। राजराज फर्स्ट के तंजौर में वृहदीश्वर या फिर राजराजेश्वर मंदिर, जो शिव मंदिर है, उसका निर्माण भी कराया था। कई बार क्वेश्चन आपका बनता है आपकी परीक्षा में, कि जो वृहदीश्वर है या राजराजेश्वर है, इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो ये कराया जाता है राजराज प्रथम के द्वारा। इसके बाद राजेंद्र प्रथम की बात करेंगे तो राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के शासक महिपाल को पराजित कर गैंगे कोंड चोल की उपाधि धारण की थी। किसने की थी? गैंगे कोंड चोल की उपाधि धारण, तो ये की गई थी राजेंद्र प्रथम के द्वारा। ठीक, इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बंगाल विजय के उपलक्ष्य में नवीन राजधानी गंगे कोड चोलपुरम की स्थापना की तथा
उसके निकट चोल गंगम नामक तालाब भी बनवाया था। तो किसके द्वारा बनवाया गया है? तो ये बनवाया गया है बंगाल के विजय के उपलक्ष्य में। इसके बाद आ जाता है हमारा जो राजेंद्र थर्ड आ जाते हैं, राजेंद्र तृतीय। तो चोल वंश के जो अंतिम शासक इनको माना जाता है। तो आपसे यही तो पूछ लिया जाएगा, चोल वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो ये हो जाते हैं राजेंद्र तृतीय। चोल प्रशासन के उत्तराधिकारी ये हो जाते हैं पेरुनंदम, और निम्न श्रेणी के जो पदाधिकारी हैं ये हो जाते हैं सिरुदनम। सिरुदनम हो जाते हैं निम्न श्रेणी के, और पेरुनंदन हो जाते हैं उच्चाधिकारी। ठीक है, उच्च श्रेणी के अधिकारी हो जाते हैं। संपूर्ण चोल साम्राज्य निम्न इकाइयों में विभक्त था। कौन कौन सी हो जाती हैं इकाई, जिसमें जो पूरा आपको चोल साम्राज्य देखने को मिल जाएगा? तो यहाँ पर हो जाता है, ये प्रांत है आपका, इसको कहा जाता है यहाँ पर सबसे पहले प्रांत कहा जाएगा, या फिर इसको मंडल कहा जाएगा। इसके बाद आपका वलनाडु आ जाता है, फिर उसके बाद आता है आपका जिला, जिसको नाडु भी कहा जाता है, और नाडु के बाद आ जाते हैं आपके कुर्रम, ग्राम सगिस को कहा जाएगा, और उसके बाद आ जाती है आपकी ग्राम सभा। ठीक है, तो यही आपसे जो क्रम है वो बनाने के लिए दे दिया जाएगा आपकी परीक्षा में। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट बनता है यहाँ पर उर सर्वसाधारण लोगों की सभा होती थी। एक सभा होती थी वहाँ पर उर नाम की, और ये होती थी सर्वसाधारण लोगों की, यानी कि जो पंचायतें जो आज की पंचायत है उस हिसाब से आप इसको कह सकते हैं। तो उर जो है ये आपकी एक पंचायत टाइप की होती थी, और इसको जो है सर्वसाधारण लोगों की सभा कहा जाता था। सभा या महासभा मूलतः अग्रहार जो ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी, ग्रामों की सभा ये मानी जाती है। इसके सदस्य हो जाते हैं पेरू मक्कल, ये कहलाते थे। ठीक है, तो इसके जो सदस्य थे वो पेरू मक्कल कहलाते थे, और ये सभा जो है ये हो जाती है जो ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी। इसके बाद व्यापारियों की सभा, इसको नगरम कहा जाता है। जो व्यापारियों की सभा हो जाती है उसको नगरम कहा जाता है। ब्राह्मणों को दी गई करमुक्त भूमि ये हो जाती है चतुर्वेदी मंगलम, ये कहलाती थी। और दान दी गई भूमि ये आपका ब्रह्मादेय हो जाती है। जो दान दी गई भूमि थी उसको ब्रह्मादेय के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये जो ब्राह्मणों को दी गई है भूमि वो आपकी करमुक्त हो जाती थी, उसको चतुर्वेदी मंगलम कहलाया जाता था, और इसको जो है ये दान की भूमि थी। जो दान की गई भूमि थी उसको ब्रह्मदेय कहा जाता था। सोने के सिक्के इनको कासू कहलाते थे उस समय। ठीक है, तो जो सोने के सिक्के हैं वो कासू कहलाते थे। कंबन ने कंब रामायण की रचना तमिल भाषा में की थी। तो कंब रामायण की जो रचना है वो किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है कंबन के द्वारा। इसके अलावा कंबन, ओटकुट्टन और पुंगलेदी तमिल साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं। तो त्रिरत्न आपने देखे हैं, त्रिरत्न जो हैं ये आपने जैन धर्म में भी देखे हैं त्रिरत्न, और आपने बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न देखे हैं, और यहाँ पर भी आपको त्रिरत्न देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो कंबन, ओटकुट्टन और पुंगलेदी ये तमिल साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर कहा गया है जो नटराज की प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार कहा जाता है। सांस्कृतिक सार कहा जाता है नटराज की प्रतिमा को, और चोलकालीन महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरी पट्टनम था। चोलकालीन जो महत्वपूर्ण बंदरगाह था ये हो जाता है कावेरी पट्टनम। विष्णु के उपासक अलवार और शिव के उपासक को नयनार कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार बना है आपका। ठीक है, विष्णु के उपासक हो जाते हैं अलवार और शिव के उपासक हो जाते हैं नयनार। इनको याद करने की कोई ट्रिक आप बना सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। शिव के उपासक नयनार और विष्णु के उपासक अलवार। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट बनता है वो बनता है यहाँ पर पांड्य वंश। तो पांड्य वंश हो जाएगा, इसको पलसाई लई मुदु कुडुमी प्रथम ऐतिहासिक पांड्य शासक माना जाता है। तो प्रथम ऐतिहासिक जो पांड्य शासक है तो ये माना जाता है पलसालई मुदु कुडुमी। ठीक है, ये प्रथम ऐतिहासिक पांड्य शासक माना जाता है। नैडू जेलियम भी इस वंश का प्रथम शासक प्रसिद्ध शासक हुआ है, और यह ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। पांड्यों का राज के चिन्ह ये मछली हो जाता है, पांड्यों का राज के चिन्ह। इसके बाद पांड्यों की जो प्रथम राजधानी है ये हो जाती है कोरकाई। कोरकाई हो जाती है पांड्यों की प्रथम राजधानी, जिसे बाद में मथुरा स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, तो पांड्यों की राजधानी थी कोरकराई, इसको मथुरा स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसके बाद हमारा आ जाता है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश से क्या इंपॉर्टेंट है? तो राष्ट्रकूट से यहाँ पर बन जाएगा चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को पराजित करके
दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। चालुक्य शासक हो जाता है कीर्तिवर्मन को पराजित करके दंती दुर्ग के द्वारा राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कर दी जाती है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा जो राष्ट्रकूट वंश है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो ये की गई है दंती दुर्ग के द्वारा। इसने मान्यखेत जो मनकिर होता है वर्तमान में मालखेड़ सोलापुर के निकट इसको राजधानी बनाया था। ठीक है, तो मान्यखेत को राजधानी बना लिया जाता है दंती दुर्ग के द्वारा। एलोरा के कैलाश मंदिर, इनको गुहा मंदिर का जो निर्माण है वो कृष्णवर्ण ने करवाया था। कृष्ण फर्स्ट के द्वारा कराया गया है एलोरा के कैलाश मंदिरों का निर्माण। और ये जो एलोरा के जो कैलाश मंदिर है राष्ट्रकूटों के द्वारा इनका निर्माण कराया जाता है और राष्ट्रकूटों में भी हो जाते हैं आपके कृष्ण फर्स्ट। ध्रुव या फिर धारावर्ष राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक माना जाता है। तो राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक कौन माना जाता है, तो ध्रुव या फिर इसको धारावर्ष भी कह सकते हैं। इसने कन्नौज पर अधिकार हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा जो अमोघवर्ष है। अमोघवर्ष जैन धर्मानुयायी था और इसने कन्नड़ भाषा में कवि राजमार्ग की रचना की थी। आपसे का जो क्वेश्चन बनेगा वो यहीं से बनेगा, जो कवि राजमार्ग है उसकी रचना किसके द्वारा की गई है, तो ये की गई है अमोघवर्ष के द्वारा और कन्नड़ भाषा में इसकी स्थापना की जाती है। अमोघवर्ष ने आदि पुराण के लेखक जिनसेन और गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य को अपने दरबार में आश्रय प्रदान किया था। तो कौन हो जाता है जिन्होंने आदि पुराण के लेखक जिनसेन और गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य को अपने दरबार में आश्रय प्रदान किया, तो ये हो जाते हैं अमोघवर्ष। अरब निवासी अल-मसूदी इंद्र तृतीय के शासनकाल में भारत आया था। तो अरब निवासी हो जाता है अल-मसूदी जो इंद्र सेकंड के शासनकाल में भारत आ जाता है। राष्ट्रकूट वंश का जो अंतिम महान शासक है ये हो जाता है कृष्ण थर्ड। ठीक है, कृष्ण थर्ड हो जाता है राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक। शांति पुराण के लेखक और कन्नड़ भाषा के प्रमुख कवि पोन कृष्ण थर्ड के दरबार में रहते थे। तो ये हो जाते हैं शांति पुराण के लेखक कन्नड़ भाषा के कवि। इनका नाम क्या है, इनका नाम है आपका कवि पोन और ये कृष्ण तृतीय के दरबार में रहते थे। इसके अलावा यहाँ पर बात करेंगे जो एलोरा और एलिफेंटा गुफाओं में मंदिरों का निर्माण ये राष्ट्रकूटों के समय में ही हो जाता है। तो एलोरा और एलिफेंटा में जो गुफाओं में मंदिरों का निर्माण हुआ है ये हुआ है राष्ट्रकूटों के समय में। और एलोरा में आपके 34 शैलकृत गुफाएं देखने को मिल जाएंगी, आपकी 34 हैं, नंबर भी आपको याद रखना है। इनमें से 1 से 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित है, 13 से 29 तक हिंदू से और 30 से 34 तक ये जैन गुफाएं यहाँ पर मानी जाती है। ठीक है, यानी सभी धर्मों का जो है यहाँ पर सभी धर्मों को यहाँ पर देखा जाता है और यहाँ पर सभी धर्मों के जो हैं गुफाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। इसमें जो गुफाएं हैं उनमें आपकी बौद्ध धर्म की भी हैं, हिंदू धर्म की भी हैं और एक आपका जैन धर्म से संबंधित भी गुफाएं देखने को मिलती हैं। इसके बाद राष्ट्रकूट ने अपने राज्य में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति भी दे दी थी। तो ये दी गई थी राष्ट्रकूटों के द्वारा अपने राज्य में मुसलमानों जो व्यापारी होते थे उनको बसने और इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति भी दे दी थी। इसके बाद चालुक्य वंश आ जाता है, इसको कल्याणी भी कहा जाता है चालुक्य वंश को। और यहाँ पर कहा गया है कि राष्ट्रकूटों के पतन के पश्चात तैलप सेकंड ये आ जाते हैं आपके 973 ईस्वी से 997 ईस्वी तक। इन्होंने कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। तो कल्याणी के चालुक्य वंश की जो स्थापना है ये की जाती है जब राष्ट्रकूटों का पतन हो जाता है। इसके बाद तैलप सेकंड ने मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया था। तैलप सेकंड हो जाते हैं मान्यखेत को अपनी राजधानी बना लिया जाता है और सोमेश्वर वन ने कल्याणी को राजधानी बनाया था। तो सोमेश्वर वन हो जाते हैं जिन्होंने कल्याणी को अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद बात करेंगे कल्याणी के चालुक्य वंश का जो सबसे प्रतापी शासक है ये हो जाता है विक्रमादित्य 6। तो विक्रमादित्य 6 है ये कौन हो जाता है, तो ये हो जाता है कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक। विक्रमादित्य 6 के दरबार में विक्रमांक देवचरित के लेखक विल्हन और मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर निवास करते हैं। इन सभी से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे विज्ञानेश्वर के जो लेखक भी पूछे जाते रहे हैं, ठीक है, और आपसे जो है विल्हन के बारे में भी पूछा जाता है। तो जो विज्ञानेश्वर है ये आपके मिताक्षरा के लेखक हैं और जो आपके विल्हन है ये हो जाता है विक्रमांक देवचरित के लेखक। इसके बाद इसने अपने राज्यरोहण के समय चालुक्य विक्रम संवत का प्रवर्तन किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए।
तो ये हो जाता है कल्याणी के चालुक्य वंश का जो अंतिम शासक है, ये हो जाता है तैलभ थर्ड का पुत्र सोमेश्वर फोर्थ। तो सोमेश्वर फोर्थ कौन हो जाता है? तो ये हो जाता है कल्याणी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक। इसके बाद चालुक्यों का जो पारिवारिक चिन्ह है वो था वराह। ठीक है, वराह हो जाता है चालुक्यों का पारिवारिक चिन्ह। ऐहोल को मंदिरों का नगर भी कहा जाता था उस समय। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऐहोल है उसको मंदिरों का नगर कहा जाता है। और इसके बाद आ जाते हैं चालुक्य वंश के वातापी। ठीक है, अब यहाँ पर देखने को मिलेगा चालुक्य वंश के वातापी, नीचे आपने देखा है चालुक्य वंश के कल्याणी। इसके बाद यहाँ कहा गया पुलकेशिन वन ने, पुलकेशिन प्रथम ने वादामी अथवा वातापी जो बीजापुर के निकट है उसको अपनी राजधानी बनाकर वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना कर दी थी। तो वातापी के चालुक्य वंश की जो स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है पुलकेशिन प्रथम के द्वारा। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक ये हो जाता है पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, सबसे प्रतापी राजा माना जाता है इस वंश का पुलकेशिन द्वितीय। ऐहोल अभिलेख से पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था, ऐसा पता चलता है ऐहोल अभिलेख से। इसके बाद पुलकेशिन द्वितीय ने सैकड़ों राजाओं को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो ये जो उपाधि धारण की गई है पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा, ये सैकड़ों राजाओं को हराकर परमेश्वर की उपाधि इनके द्वारा धारण कर ली जाती है। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने पुलकेशिन द्वितीय को परास्त करके वातापी कोड की उपाधि धारण कर ली। तो पहले उपाधियां इस तरह से धारण कर लेते, किसी को हरा दिया तो कोई उपाधि धारण कर ली। तो इसी तरह से यहाँ पर भी किया गया था। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने पुलकेशिन द्वितीय को परास्त करके वातापी कोड की उपाधि धारण कर ली थी। ठीक, ये क्वेश्चन आपसे बनता है जो वातापी कोड की उपाधि है किसके द्वारा धारण कर ली जाती है? तो ये कर ली जाती है नरसिंह वर्मन फर्स्ट के द्वारा। इसके बाद यहाँ कहा गया ऐहोल प्रशस्ति का जो संबंध है ये पुलकेशिन द्वितीय से हो जाता है। ऐहोल प्रशस्ति का संबंध बताया गया है पुलकेशिन द्वितीय से। यहाँ कहा गया चालुक्यों के शासनकाल में महिलाएं उच्च पदों पर आसीन थी। जो चालुक्य हैं, चालुक्यों के शासनकाल में महिलाएं उच्च पदों पर आसीन थी। ऐहोल प्रशस्ति की भाषा संस्कृत और लिपि जो है ब्राह्मी मानी जाती है। और इसके जो रचनाकार है वो हो जाते हैं रवि कीर्ति। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पर माना जाएगा। ऐहोल प्रशस्ति की भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी थी। इसके रचनाकार आपको याद रखना है, रवि कीर्ति इसके रचनाकार हो जाते हैं ऐहोल प्रशस्ति के। विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में दक्कन पर आक्रमण किया गया था। ठीक है, विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में दक्कन पर आक्रमण किया जाता है। इसके बाद विक्रमादित्य की पहली पत्नी लोक महादेवी ने पटकल के विरूपाक्ष शिव मंदिर तथा दूसरी पत्नी त्रैलोक देवी ने त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। तो दोनों आपको यहाँ पर याद रखने, विक्रमादित्य की दो पत्नियां हो जाती हैं। एक पत्नी का नाम है लोक महादेवी। इनके द्वारा विरूपाक्ष शिव मंदिर का जो है निर्माण करवाया जाता है। और विक्रमादित्य की दूसरी पत्नी हो जाती है त्रिलोक्य, और त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण इनके द्वारा कराया जाता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें यहाँ पर आपको समझ लेनी है। इस वंश के अंतिम शासक कीर्ति वर्मन सेकंड हो जाते हैं, अंतिम शासक, और उनको सामंत दंती दुर्ग ने पराजित कर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है, तो अंतिम शासक कीर्ति वर्मन हो जाते हैं और उनको सामंत दंती दुर्ग ने पराजित कर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कर दी जाती है। इसके बाद यहाँ पर चालुक्य वंश का एक और आ जाता है, ये होता है वेंगी। ठीक है, चालुक्य वंश है वेंगी, उसके बारे में भी बात करते हैं, उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो वेंगी के चालुक्य वंश का जो संस्थापक है वो हो जाता है विष्णुवर्धन। चालुक्य वंश का वेंगी हो जाता है और वेंगी के चालुक्य वंश का जो संस्थापक है वो विष्णुवर्धन को माना जाता है। इसमें जो वेंगी है वो आंध्र प्रदेश को अपनी राजधानी बनाई जाती है। तो वेंगी किसको कहा जाता है? वेंगी कहा जाता था आंध्र प्रदेश को। इसके बाद यहाँ कहा गया इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक ये विजयादित्य थर्ड हो जाता है। और यहाँ पर अब आ जाता है हमारा पल्लव वंश। तो पल्लव वंश से क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए? तो सिंह विष्णु ने 575 से 600 ईस्वी में कांची को राजधानी बनाकर पल्लव वंश की स्थापना कर दी थी। तो सिंह विष्णु के द्वारा की जाती है 575 से 600 ईस्वी में कांची को राजधानी बनाकर पल्लव वंश की स्थापना। और ये जो हमारी सीरीज चल रही है इसमें का ये एंशिएंट हिस्ट्री पूरा
कवर हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारी अगली क्लासें चलेंगी उनमें आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी देखने को मिल जाएगी और एक आपकी देखने को मिल रही है वहाँ पर इकोनॉमी की क्लास भी देखने को मिल जाएगी। इसी तरह के वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना है और अपनी तैयारी में लगे रहना है। और यहाँ कहा गया है सिंह विष्णु वैष्णव धर्म का धर्मानुयायी था। जो सिंह विष्णु है ये वैष्णव धर्म अनुयायी हो जाता है। सिंह विष्णु के दरबार में किरात अर्जुनियम के लेखक संस्कृति के महाकवि भारवी निवास करते थे। अब यहाँ पर बात खुली है भारवी के बारे में। तो भारवी निवास करते थे, ये महाकवि माने जाते हैं। और ये कहाँ रहते थे? तो सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे भारवी, जो महाकवि माने जाते हैं। इनके द्वारा जो लिखी गई है ये हो जाती है किरात अर्जुनियम। ठीक है, किरात अर्जुनियम इनके द्वारा जो संस्कृत के लेखक माने जाते हैं। ठीक है, संस्कृत के महाकवि हैं, इनके द्वारा किरात अर्जुनियम लिखी गई है। ठीक, तो ये कई बार आपका क्वेश्चन बनता है किरात अर्जुनियम से किसके द्वारा ये लिखी जाती है। तो पल्लव वंश के प्रमुख शासक में आपके महेंद्र वर्मन फर्स्ट हो जाते हैं। ये हो जाते हैं 600 से 630 ईस्वी तक। नरसिंह वर्मन फर्स्ट हो जाते हैं 630 से 668 ईस्वी तक। महेंद्र वर्मन द्वितीय हो जाते हैं 668 से 670 ईस्वी तक। परमेश्वर वर्मन हो जाते हैं 670 से 700 ईस्वी तक। एक हो जाते हैं आपके नरसिंह वर्मन, ये 700 से 728। और नंदी वर्मन सेकंड हो जाते हैं 730 से 800 ईस्वी तक। ठीक है, तो ये सारे पल्लव वंश के प्रमुख शासक माने जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा अगला पॉइंट बनता है वो बनता है महेंद्र वर्मन से। तो महेंद्र वर्मन ने मत विलास प्रहसन की रचना की थी। किसकी रचना की जाती है? तो ये की जाती है महेंद्र वर्मन फर्स्ट के द्वारा मत विलास प्रहसन की रचना। और नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने वातापी कोड की उपाधि धारण की थी। तो ये भी आपको बता दिया गया था पहले। नरसिंह वर्मन फर्स्ट हो जाते हैं, वातापी कोड की उपाधि इनके द्वारा धारण कर ली जाती है। नंदी वर्मन सेकंड ने कांची के मुक्तेश्वर और बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण भी कराया था। अरब आक्रमण के समय पल्लव वंश का जो शासक है वो हो जाता है नरसिंह वर्मन द्वितीय। ठीक है, ये हो जाता है अरब आक्रमण के समय में पल्लव वंश का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय हो जाता है। और नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने पहाड़ों को कटवाकर मंडप और एकाश्म मंदिरों का निर्माण करवाया था, जिन्हें रथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो ये करवाया गया था नरसिंह वर्मन फर्स्ट के द्वारा। ठीक है, और पहाड़ों को कटवाकर मंडप और एकाश्म मंदिरों का निर्माण करवाया जाता है। इसके बाद इस शैली के सभी मंदिर मामल्लपुरम महाबलीपुरम में विद्यमान है और इस शैली को मामल्लपुरम शैली भी कहा जाता है। इसके बाद इस शैली के 7 रथ मंदिरों में 5 मंदिर, 5 पांडव और 1 द्रौपदी और 1 कृष्ण के हो जाते हैं। तो इस शैली में 7 रथ मंदिर हैं, इसमें आपके 5 मंदिर हो जाते हैं और 5 पांडवों के हो जाते हैं, 1 द्रौपदी और 1 कृष्ण के माने जाते हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर इनमें धर्मराज युधिष्ठिर का रथ सबसे बड़ा और द्रौपदी का रथ सबसे छोटा माना जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इस तरह के डीप क्वेश्चन आजकल जो यूपीपीएससी है वो निकाल कर पता नहीं कहाँ से इस तरह के क्वेश्चन लेकर आता है। ठीक है, तो इनमें धर्मराज जो युधिष्ठिर है उनका रथ सबसे बड़ा माना जाता है और द्रौपदी का रथ सबसे छोटा माना जाता है। इन रथ मंदिरों को सप्त पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो रथ मंदिर हैं इनको सप्त पैगोडा के नाम से जाना जाता है। नरसिंह वर्मन सेकंड ने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था और 10 कुमार चरित के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। तो 10 कुमार चरितम, ठीक है, 10 कुमार चरित जो है उसके लेखक हो जाते हैं दंडी, और वो जो दंडी हैं वो भी आपके नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। तो प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगई नंदीवर्धन द्वितीय के समकालीन थे। ये भी आपको पता होना चाहिए। दंडी से और 10 कुमार चरित से आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यहाँ पर कहा गया अपराजित वर्मन जो 880 से 903 ईस्वी तक हो जाते हैं। तो पल्लव वंश के अंतिम शासक ये माने जाते हैं। तो पल्लव वंश के जो अंतिम शासक हैं वो कौन हैं? तो ये हो जाते हैं अपराजित वर्मन। इसके बाद जो हमारा अगला वंश आता है ये आता है यादव वंश। ठीक है, तो ये जो हम पढ़ रहे हैं दक्षिण भारत के वंश पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर हमारा जो अगला वंश है ये हो जाता है यादव वंश। अब यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है? तो यहाँ पूछा जाता है चालुक्य नरेश सोमेश्वर फोर्थ के सामंत भिल्लम ने 1187 से 1191 में स्वतंत्र यादव वंश की स्थापना कर दी थी।
तो ये कब की जाती है? 1187 से 1191 में की जाती है। स्वतंत्र यादव वंश की स्थापना कर दी जाती है और यादव वंश की जो राजधानी है वो बनाई जाती है देवगिरी। इस वंश का सबसे जो प्रतापी राजा माना जाता है वो माना जाता है सिंघन। सिंघम नहीं है, सिंघन है, ठीक है। तो सिंघन माना जाता है सबसे प्रतापी राजा। इस वंश का अंतिम राजा रामचंद्र था, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफिर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, ठीक है। तो इस वंश का जो अंतिम राजा है वो माना जाता है रामचंद्र, और इसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफिर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बाद हमारा जो अगला वंश आता है ये आता है होयसल वंश, ठीक है। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। आपको सीरियल से जो है सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, ठीक है, और आपको सीरियल से ही सारी चीज़ें नोट करते हुए चलना है, या फिर आपको इनकी पीडीएफ ले लेनी है। पीडीएफ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको फ्री प्रोवाइड करा दी जाती है। चालुक्य नरेश सोमेश्वर सेकंड के सामंत विष्णुवर्धन ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर होयसल वंश की स्थापना की थी। तो चालुक्य नरेश हो जाते हैं सोमेश्वर थर्ड, उनके द्वारा सामंत विष्णुवर्धन ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर होयसल वंश की स्थापना कर ली जाती है। होयसल वंश की जो राजधानी है वो हो जाती है द्वार समुद्र, और आधुनिक हेलेवेड जिसका नाम हो जाता है, ठीक है, हेलोवेड जो है वो हो जाती है आपकी द्वार समुद्र। बेलूर में चेन्नाकेशव मंदिर का जो निर्माण है विष्णुवर्धन के द्वारा कराया गया है। ये भी आपसे पूछा जाता है, जो चेन्नाकेशव मंदिर का निर्माण है ये कराया जाता है विष्णुवर्धन के द्वारा, बेलूर में है ये। होयसल वंश का जो अंतिम शासक है ये बल्लाल थर्ड हो जाता है, और इसने अलाउद्दीन से पराजित होने के बाद वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया था। तो ये हो जाता है होयसल वंश के अंतिम शासक बल्लाल तृतीय। इन्होंने अलाउद्दीन ने इनको पराजित किया, और पराजित होने के बाद में इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं वार्षिक कर जो है देना स्वीकार करता हूँ, हर बार जो है आपको वार्षिक कर दे दिया करूँगा। इसके बाद यहाँ पर जो अगला वंश आता है वो आता है हमारा कदम वंश। ये छोटे छोटे वंश हैं, इनसे आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो पल्लव वंश के सामंत मयूर शर्मन ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित करके कदम्ब वंश की स्थापना कर दी थी। तो ये हो जाते हैं मयूर शर्मन, स्वयं को स्वतंत्र घोषित करा, और उसके बाद इन्होंने जो है कदम्ब वंश की स्थापना कर दी थी। कदम वंश की राजधानी ये वनवासी, जिसको वैजयंती भी कहा जाता है, तो कदम वंश की राजधानी हो जाती है वनवासी। मयूर शर्मन को 18 अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला कहा गया है। तो ये कहा गया है 18 अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला, ये कहा गया है मयूर शर्मन को, ठीक, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हमारा जो अगला वंश आता है ये आता है पश्चिमी गंगवंश, ठीक है। तो पश्चिमी गंगवंश से क्या क्या इंपॉर्टेंट है? तो पश्चिमी गंगवंश कदम और पल्लव वंश के समकालीन माना जाता है, ठीक है। तो पश्चिमी गंगवंश हो जाता है कदम और पल्लव वंश के समकालीन ये माना जाता है। अभिलेखों में इस वंश का जो प्रथम शासक है वो कहा माना जाता है कोगगनित वर्मन को। कोगनी वर्मन हो जाता है, ठीक है, ये बताया गया है, जो अभिलेखों के अनुसार बताया गया है। पश्चिमी वंश जो पश्चिमी गंगवंश है उसकी स्थापना कोगनी वर्मन ने की थी, ठीक है, तो ऐसा माना जाता है। इसके बाद गंगवंश की जो प्रारंभिक राजधानी ये हो जाती है कोलाल, इसको कोलर भी कहा जाता है, और बाद में इनकी राजधानी बना ली जाती है तलवाड़, वंश की राजधानी मानी जाती है। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा अगला पॉइंट बनता है वो बनता है इस वंश का जो प्रमुख शासक है वो हो जाता है सिरी पुरुष। सिरी पुरुष इस वंश का अगला शासक माना जाता है, या फिर प्रथम प्रमुख शासक भी माना जाता है। चोल शासक राजराज वन के 1004 ईस्वी में गंग वंश को पराजित करके अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो चोल शासक हो जाते हैं जो राजराज प्रथम है, इन्होंने 1004 ईस्वी में गंग वंश को पराजित करके अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट बनता है ये बनता है हमारा पूर्व मध्यकाल, ठीक है। तो पूर्व मध्यकाल है क्योंकि इसके बाद जो हम मध्यकालीन का सब्जेक्ट लेंगे, मध्यकालीन आपको कराएंगे, तो यहाँ उससे पहले की बात है, पूर्व मध्यकाल से पहले की बात यहाँ पर हो जाती है। उससे पहले कौन कौन से वंश आ जाते हैं आपकी परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण है वो ही हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो पूर्व मध्यकाल में देखने को मिलेगा आपका गुज्जर प्रतिहार वंश। गुज्जर प्रतिहार वंश में गुज्जर प्रतिहार वंश का जो संस्थापक है ये हो जाता है नागभट्ट फर्स्ट। नागभट्ट फर्स्ट हो जाता है गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक। इसके बाद वत्सराज को गुज्जर प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। तो वत्सराज को गुज्जर प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। और मिहिर भोज फर्स्ट
इस वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक हो जाता है। तो मिहिर भोज फर्स्ट हो जाते हैं इस वंश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक। मिहिर भोज ने आदि, वराह और प्रभा जैसी उपाधियां धारण की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। आदि, वराह और प्रभा जैसी जो उपाधियां हैं किसके द्वारा धारण कर ली जाती हैं, तो ये कर ली जाती हैं मिहिर भोज प्रथम के द्वारा। महेंद्रपाल फर्स्ट की सभा में, राज्यसभा में प्रथम जो विद्वान राजशेखर निवास करते थे, तो ये राजशेखर हो जाते हैं। इनके द्वारा काफ़ी जो है लेख लिखे गए हैं, उनको भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये किन की सभा में थे, तो महेंद्रपाल फर्स्ट की सभा में ये हो जाते हैं। और इनके द्वारा जो राजशेखर ने आपकी लिखे कपूर मंजरी, बार बार आपकी परीक्षा में क्वेश्चन बनता है कपूर मंजरी से। काव्य मीमांसा भी बनता है, विद्ध साल भंजिका भी पूछी गई है, बाल रामायण, भुवन कोश, हरिविलास, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। इन सभी जो प्रमुख ग्रंथ हैं इनकी जो रचना है वो की गई है आपकी राजशेखर के द्वारा। ठीक है, तो राजशेखर ने कौन कौन से लिखे हैं, कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्ध साल भंजिका, बाल रामायण, भुवन कोश, हरिविलास, ये सभी जो है आपकी राजशेखर की द्वारा लिखी गई है। और राजशेखर हो जाते हैं जो महेंद्रपाल फर्स्ट की राज्यसभा में प्रसिद्ध विद्वान माने जाते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला शासक है ये आ जाता है गहड़वाल वंश। अब गहड़वाल वंश से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो गहड़वाल वंश से यहाँ पर जो इसकी स्थापना है वो की गई है चंद्रदेव के द्वारा। ठीक, गहड़वाल वंश की जो स्थापना है चंद्रदेव के द्वारा की जाती है। और इसके बाद गोविंद चंद्र इस वंश का सर्वाधिक योग्य और शक्तिशाली शासक माना जाता है। तो सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली और योग्य शासक माना जाता है गहड़वाल वंश का, वो हो जाता है गोविंद चंद्र। गोविंद चंद्र के मंत्री लक्ष्मीधर ने कृत्य कल्पतरू नामक ग्रंथ लिखा है। तो कृत्य कल्पतरू जो ग्रंथ है ये लिखा गया है लक्ष्मीधर के द्वारा। और लक्ष्मीधर हो जाते हैं गोविंद चंद्र के मंत्री, और गोविंद चंद्र हो जाते हैं गहड़वाल वंश के शासक। चंदावर के युद्ध में जो 1194 में हो जाता है उसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित कर दिया था। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आ जाता है हमारा अगला शासक हो जाता है चाहमान राजवंश। चाहमान राजवंश, और चाहमान जो वंश है उसका संस्थापक माना जाता है वासुदेव। ठीक है, तो वासुदेव हो जाता है चाहमान वंश का संस्थापक। अजयराज प्रथम ने अजमेर नगर की स्थापना कर दी थी। ठीक है, अजयराज प्रथम हो जाते हैं, अजमेर नगर की स्थापना इनके द्वारा कर ली जाती है। विग्रहराज फोर्थ चौहान वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक भी माना जाता है। ठीक है, तो विग्रहराज फोर्थ हो जाता है जो चौहान वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक माना जाता है। हरिकेली नामक नाटक की रचना ये विग्रहराज फोर्थ ने की थी। तो किसके द्वारा की जाती है, तो ये की जाती है हरिकेली नामक नाटक की रचना विग्रहराज फोर्थ के द्वारा कर ली जाती है। तो हरिकेली भी आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। ललित विग्रहराज नामक जो ग्रंथ है ये सोमदेव के द्वारा लिखा गया है, ये भी पता होना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो सोमदेव के द्वारा लिखा गया है ललित विग्रहराज। पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता था। जो पृथ्वीराज था तो पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जाना जाता था। प्रसिद्ध कवि हो जाते हैं जो चंद्रबरदाई हैं, ये पृथ्वीराज चौहान की राज्यसभा में निवास करते थे। ठीक है, तो चंद्रबरदाई हो जाते हैं ये पृथ्वीराज चौहान की राज्यसभा में ही निवास करते थे। इसके बाद पृथ्वीराज रासो नामक जो महाकाव्य उसकी जो रचना है वो भी आपकी चंद्रबरदाई के द्वारा ही की गई है। ठीक, कई बार क्वेश्चन आपका बनता है पृथ्वीराज रासो से। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ है ये हुआ है 1191 ईस्वी में। इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था। इसके बाद आपका तराइन का द्वितीय युद्ध हो जाता है जो 1192 यानी 1 साल बाद होता है। उसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। ठीक है, तो ये बदला यहाँ पर ले लिया जाता है मोहम्मद गौरी के द्वारा। तो तराइन का पहला युद्ध देख लिया आपने, तराइन का दूसरा युद्ध भी देख लिया, किस किस के बीच में हुआ है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। इसके बाद मालवा का जो परमार वंश है ये भी आपसे पूछा जाएगा, मालवा का परमार वंश। तो परमार वंश की जो स्थापना है ये की जाती है 9वीं शताब्दी में। तो परमार वंश की स्थापना 9वीं शताब्दी में की जाती है और इसमें उपेंद्र अथवा कृष्ण राज नामक व्यक्ति के द्वारा स्थापना इसकी कर ली जाती है, मालवा या फिर परमार राजवंश की। इसके बाद धारा नगरी जो परमान वंश की राजधानी भी मानी जाती है। ठीक है, तो कौन सी मानी जाती है, ये मानी जाती है धारा नगरी। और परमार वंश की स्वतंत्रता का संस्थापक हर्ष अथवा सीएक सेकंड माना जाता है। ठीक है, तो परमार वंश की जो स्वतंत्रता का संस्थापक है ये हर्ष को कहा जाएगा या फिर सीएक सेकंड को कहा जाएगा। भोज की बात करते हैं तो परमार वंश का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक है ये माना जाता है भोज। ठीक,
भोज की राजधानी धारा में सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया था। भोज ने कराया था राजधानी धारा में सरस्वती मंदिर का निर्माण। और भोज ने भोजनशाला का निर्माण संस्कृत पाठशाला के रूप में कराया था, जो अब कमाल मौला मस्जिद परिसर में स्थित है। ठीक है, तो कमाल मौला मस्जिद परिसर में स्थित हो जाएगी। और ये हो जाती है भोजनशाला का निर्माण है, तो ये संस्कृत पाठशाला के रूप में कराया था। इसके बाद यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, तो इनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ कहा गया भोज ने सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार प्रकाश, प्राकृतिक व्याकरण, कूर्म शतक, युक्ति कल्पतरु और समरांगन सूत्रधार आदि ग्रंथों की रचना भी की थी। तो इनकी जो रचना है वो किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है भोज के द्वारा। ठीक है, तो भोज ने की थी इन सभी ग्रंथों की रचना। युक्ति कल्पतरु तथा संगरागन सूत्रधार, ये संग्रहगण सूत्रधार ये वास्तुशास्त्र के ग्रंथ माने जाते हैं। तो दो वास्तुशास्त्र के ग्रंथ, एक युक्ति कल्पतरु और एक हो जाता है समरागण सूत्रधार। ठीक है, तो ये दोनों जो है वास्तुशास्त्र के ग्रंथ हैं। भोपाल में स्थित भोजसर नामक झील का निर्माण ये भोज के द्वारा कराया जाता है। ठीक है, तो भोजसर में हो जाती है, भोजसर नामक झील हो जाती है भोपाल में, उसका जो निर्माण कराया गया है वो कराया गया है भोज ने। चित्तौड़ में स्थित तिरुभुवन नारायण मंदिर का जो निर्माण है ये भी भोज के द्वारा ही कराया जाता है। इसके बाद हमारा अगला जो वंश है वो आ जाता है चंदेल राजवंश। तो चंदेल राजवंश से क्या क्या इंपॉर्टेंट है? तो ये हो जाता है बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति हो जाता है। तो जेजाक भुक्ति से क्वेश्चन आपका बनता है, जेजाक भुक्ति किसको कहा जाता है? तो बुंदेलखंड का जो पुराना नाम है ये कहा जाता है जेजाक भुक्ति। और चंदेल वंश की जो स्थापना ये लगभग 831 में हो जाती है और इसकी स्थापना की जाती है नन्नुक के द्वारा। ठीक, तो नन्नुक के द्वारा किस राजवंश की स्थापना की जाती है? तो ये की जाती है चंदेल राजवंश की स्थापना। राजा धंग ने चंदेलों की राजधानी कालिंजर से खजुराहो स्थानांतरित कर दिया था। तो राजा धंग ने चंदेलों की राजधानी कालिंजर से खजुराहो स्थानांतरित कर ली थी। ठीक है, तो ये कही गई थी राजधानी। तो पहले जो राजधानी थी इनकी वो कालिंजर थी, उसके बाद इन्होंने खजुराहो में जो है इसको स्थानांतरित कर लिया था। और चंदेल शासकों में विद्याधर सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता है। ठीक है, तो जितने भी हमारे चंदेल शासक हुए हैं उसमें सभी में जो है विद्याधर को सर्वाधिक शक्तिशाली शासक माना जाता है। इसके बाद विद्याधर ही एकमात्र भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनबी को महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विद्याधर ही एकमात्र भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनबी को महत्वाकांक्षाओं या फिर सफलतापूर्वक उसका प्रतिरोध किया था। खजुराहो के मंदिरों का जो निर्माण है ये चंदेल शासकों के द्वारा कराया जाता है। ये क्वेश्चन आपका बनता है, खजुराहो के मंदिरों का जो निर्माण है किसके द्वारा कराया जाता है? तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा कराया जाता है। इसके बाद कंदरिया जो महादेव मंदिर है, खजुराहो के मंदिरों में सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर माने जाते हैं कंदरिया महादेव के मंदिर। और खजुराहो के जो मंदिरों में जो अन्य मंदिर हैं खजुराहो के, उनमें जगदम्बिका मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, ये भी जो है वहाँ पर अन्य मंदिर हो जाते हैं जो खजुराहो में स्थित है। जो इम्पोर्टेंट है वो आपका कंदरिया महादेव मंदिर है, खजुराहो के मंदिर में सर्वाधिक ये प्रसिद्ध माना जाता है। इसके अलावा नीचे वाले मंदिर यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर खजुराहो आला उदल चंदेल शासक परमर्दी देव के सेना नायक थे। तो आला उदल की जो कहानी है ये आपने सुन रखी होगी, बुंदेलखंड से संबंधित है। और ये आला उदल हो जाते हैं जो चंदेल शासक परमर्दी देव के सेना नायक माने जाते हैं। ठीक है, तो आला उदल के जो किस्से हैं वो भी आपने काफ़ी देखे होंगे। इसके बाद आ जाता है हमारा तिरपुरी का कलचुरी चेदी वंश। तिरपुरी का कलचुरी चेदी वंश आ जाता है। और तिरपुरी के कलचुरी चेदी वंश का जो संस्थापक है ये माना जाता है कोकलम प्रथम को। तो कोकलम प्रथम हो जाता है। और कलचुरी चेदी वंश की जो राजधानी है ये हो जाती है तिरपुरी। ठीक है, तो तिरपुरी किसकी राजधानी है? तो ये हो जाती है कलचुरी चेदी वंश की राजधानी। इसके बाद भेड़ाघाट जो जबलपुर का प्रसिद्ध 64 योगिनी मंदिर का निर्माण युवराज देव फर्स्ट के कार्यकाल में हो जाता है। तो ये 64 योगिनी जो मंदिर का निर्माण है किसके कार्यकाल में हुआ है? तो ये हुआ है युवराज देव प्रथम के कार्यकाल में। इसके बाद राजपूत राजाओं में जो गांगे देव हैं उन्होंने स्वर्ण सिक्के प्रचलित करवाए थे। तो गांगे देव हो जाते हैं जिनके काल में स्वर्ण सिक्के प्रचलित करवाए जाते हैं। और बनारस स्थित कर्णमेरु शैव मंदिर का निर्माण
कलचुरी शासक कर्ण के द्वारा कराया जाता है। इसके बाद यहाँ पर गुजरात का जो चालुक्य अथवा सोलंकी वंश है, इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गुजरात के चालुक्य वंश की स्थापना मूलराज फर्स्ट के द्वारा कर दी जाती है। तो मूलराज फर्स्ट के द्वारा की गई है चालुक्य वंश की स्थापना, और इस वंश के शासकों की जो राजधानी है वो हो जाती है अनिलवाड़। अनिलवाड़ राजधानी है, ये है आपके गुजरात के चालुक्य वंश की। इसके बाद भीम वन के जो भीम प्रथम है उनके शासनकाल में महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। तो ये क्वेश्चन आपका बनता है, महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, ये किसके शासनकाल में किया था। तो ये किया था भीम प्रथम के शासनकाल में। और भीम प्रथम के जो मंत्री हैं विमल शाह, ये आबू पर्वत पर दिलवाड़ा मंदिर का, जो दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर है, उसको बनवाया था भीम प्रथम के मंत्री विमल शाह ने। इसके बाद यहाँ पर हेमचंद्र सूरी ने कुमारपाल चरित की रचना की थी। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है कुमारपाल चरित जो है किसकी रचना है, तो ये हो जाती है हेमचंद्र सूरी की रचना। और 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को भीमदित्य ने पराजित किया था। तो भीमदित्य के द्वारा पराजित किया जाता है, और ये किया जाता है 1178 ईस्वी में। तो गुजरात के चालुक्य वंश के शासक जैन धर्म के पोषक तथा अनुयायी माने जाते हैं। तो चालुक्य वंश के हो जाते हैं ये शासक जैन धर्म के पोषक तथा अनुयायी माने जाते हैं गुजरात के चालुक्य। इसके बाद यहाँ पर जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है ये बनता है हमारा सीमावर्ती राज्य। तो ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो एंशिएंट हिस्ट्री है ये बिल्कुल कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा। तो सीमावर्ती राज्यों में आपके कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो ये हो जाएगा कश्मीर का राज्य। तो सबसे पहले कश्मीर का राज्य देखेंगे। इसमें कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास कल्लन की राजतरंगिणी से ज्ञात होता है। तो जो कल्लन के द्वारा रचित है राजतरंगिणी, इसमें आपको कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास देखने को मिलता है। कई बार क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता भी है। इसके बाद कश्मीर पर क्रमशः कारकेट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश ने शासन किया था। तो कश्मीर पर जो शासन किया है उसमें कारकेट वंश आ जाता है, उत्पल वंश आ जाता है और लोहार वंश भी आ जाता है। इसके बाद 7वीं शताब्दी में दुर्लभ वर्मन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकेट वंश की स्थापना भी कर दी थी। तो 7वीं शताब्दी में की गई है दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति के द्वारा कश्मीर में कारकेट वंश की स्थापना। और दुर्लभ वर्धन के पुत्र एवं उत्तराधिकारी दुर्लभ जो हो जाते हैं वो प्रतापपुर नामक नगर की स्थापना इनके द्वारा कर दी जाती है। कारकेट वंश के जो शासकों में एक आपके ललितादित्य मुक्तापीड़ हो जाते हैं, जो सर्वाधिक शक्तिशाली माने जाते हैं। कश्मीर में सूर्य के प्रसिद्ध जो हो जाता है मार्तंड मंदिर, इसका निर्माण किया जाता है, और ये निर्माण जो है ललितादित्य मुक्तापीड़ के द्वारा कराया जाता है। तो कश्मीर में हुआ सूर्य के प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ललितादित्य मुक्तापीड़ के द्वारा कराया गया है। इसके बाद उत्पल वंश का जो पहला शासक है ये हो जाता है अवंती वर्मन। 855 ईस्वी से 883 या फिर 884 ईस्वी तक इसका शासन माना जाता है। और अवंती वर्मन ने अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना भी की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अवंती वर्मन के अभियंता जो सुई थे उन्होंने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण भी कराया था। तो अवंती वर्मन के अभियंता सुई के द्वारा सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया जाता है। इसके बाद उत्पल वंश की जो रानी दिद्दा हो जाती है, एक अत्यंत महत्वाकांक्षी शासिका थी, और वह लोहार वंश की राजकुमारी मानी जाती है, ठीक है। तो लोहार वंश की जो राजकुमारी है ये हो जाती है रानी दिद्दा। उसका विवाह उत्पल वंश के शासक क्षेमगुप्त के साथ हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्षेमगुप्त के साथ हो जाता है उसका विवाह, ठीक। और लोहार वंश का जो संस्थापक है ये आपका संग्राम राज को माना जाता है, ठीक। तो आपको पता चल गया लोहार वंश के जो संस्थापक हैं ये कौन है, तो लोहार वंश के संस्थापक हैं संग्राम राज। इसके बाद कल्हन लोहार वंश के शासक जय सिंह के समकालीन थे। तो लोहार वंश के जो शासक हैं आपके जय सिंह, इसके समकालीन हो जाते हैं कल्हन। अगला पॉइंट आ जाएगा हमारा यहाँ पर बंगाल का पाल राजवंश। तो पाल राजवंश से देख लेते हैं। तो पाल वंश का जो संस्थापक है ये आपका गोपाल को माना जाता है, और ये माना जाता है 750 से 770 ईस्वी तक। गोपाल ने नालंदा में एक विहार का निर्माण करवाया था। नालंदा में विहार का निर्माण कराया गया था गोपाल के द्वारा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कि धर्मपाल ने विक्रमशिला तथा सोमपुरी विहारों की स्थापना कराई थी।
क्वेश्चन बनता है विक्रमशिला की जो स्थापना है वो किसके द्वारा कराई गई है, तो ये कराई गई है धर्मपाल के द्वारा। इसके बाद धर्मपाल की राजसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करते थे। तो हरिभद्र निवास करते थे, ये बौद्ध लेखक हैं और ये धर्मपाल की सभा में ही निवास करते थे। 11वीं सदी के गुजराती कवि सोडल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया था। तो उत्तरापथ स्वामी की जो उपाधि है ये किसको मिल जाती है, तो ये मिल जाती है जो गुजराती कवि हैं सोडल, और धर्मपाल के द्वारा ये उपाधि दी जाती है। जावा के शैलेंद्रवंशी शासक बालपुत्र देव ने अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। तो 5 गांव दान में दे दिए जाते हैं किसके द्वारा, तो ये दिए जाते हैं बलपुत्र के अनुरोध पर देवपाल के द्वारा। और यहाँ कहा गया पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी माने जाते हैं। तो जो पाल वंश है उसके जो शासक थे वो सभी जो हैं बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। विक्रमशिला विहार की जो मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने उसको ध्वस्त कर दिया था। ठीक है, तो विक्रमशिला विहार था जो मुस्लिम आक्रमणकारी था बख्तियार खिलजी, उसके द्वारा उसको ध्वस्त कर दिया जाता है। इसके बाद रामचरित नामक ऐतिहासिक काव्य ग्रंथ की जो रचना है ये संध्याकार नंदी ने की थी। तो संध्याकार नंदी के द्वारा एक काव्य ग्रंथ है रामचरितम, इसकी जो है स्थापना, इसकी जो रचना कर ली जाती है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे सैन राजवंश। तो यहाँ पर कहा गया सैन वंश का जो प्रथम महत्वपूर्ण शासक है ये हो जाता है विजय सैन। तो विजय सैन हो जाता है सैन राजवंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक। बल्लाल सेन के द्वारा दान सागर तथा अद्भुत सागर नामक ग्रंथों की रचना भी की गई है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बल्लाल देव के द्वारा की गई है दान सागर और अद्भुत सागर नामक ग्रंथों की रचना। इसके बाद यहाँ पर कहा गया गीत गोविंद के जो लेखक हैं वो जयदेव हो जाते हैं। कई बार आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन बनता है। पवनदूत के लेखक हो जाते धोई और ब्राह्मण सर्वस्त्र के लेखक हो जाते हलायुध। लक्ष्मण सेन की सभा में ये निवास करते थे और सैन वंश की जो राजधानी ये हो जाती है नदिया। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा आखिरी टॉपिक है ये हो जाता है कामरूप का वर्मन वंश। तो कामरूप का जो वर्मन वंश है लास्ट टॉपिक है आज का हमारा। इसके बाद जो है हमारा एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। कामरूप के वर्मन वंश की जो स्थापना ये पुष्यवर्मन के द्वारा की जाती है। तो पुष्यवर्मन के द्वारा की जाती है कामरूप के वर्मन वंश की स्थापना। और वर्मन वंश की जो राजधानी ये हो जाती है प्राग्ञ ज्योतिष, ये हो जाती है वर्मन वंश की राजधानी। और भास्कर वर्मन ये हर्ष का समकालीन भी माना जाता है। ठीक है, तो भास्कर वर्मन हो जाता है हर्ष का समकालीन, इनको माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो पूरी हमने यहाँ पर कवर करा दी है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।